नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश संवाद में। मैं हूं कृति मिश्रा और आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। सर, सबसे पहले बात करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस की और जो रेजोल्यूशंस अडॉप्ट किए गए हैं, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप उसको, जो देश के विधानमंडल हैं उनकी एफिशिएंसी और बढ़ाने के लिए, उनका जो कामकाज है उसको इम्प्रूव करने के लिए? देखिए, जिस रेजोल्यूशन को हम लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी में लिया या जिसको हम लोग चर्चा का विषय बनाया, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो नित्य नया विषय सामने आ रहा है और इन तमाम विषयों को लेकर के हमारे चाहे असेंबली हो, चाहे पार्लियामेंट हो या कोई भी अन्य संस्था हो, इसमें जूझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। और नतीजा यह होता है कभी कभी इसका जो स्वरूप है वो बिगड़ जाता है और एक डिफॉर्मिटी स्टेज में इन तमाम चीज़ हमारे जनताओं के बीच आना प्रारंभ हो चुका है। मैं समझता हूँ इन विषय को लेकर के तमाम व्यक्ति जो वैसे कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वैसे चेयर पर बैठे हुए हैं, उन लोगों ने इस चीज़ को समाप्त करने के लिए और इस व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए इन विषयों का चर्चा अति आवश्यक है। तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ हमारे पार्लियामेंट के अध्यक्ष जी हैं, राज्यसभा के उपाध्यक्ष जी हैं, जिन्होंने इस तरह का पहल किया। और उनसे भी ज़्यादा हमारे राजस्थान के जो स्पीकर साहब हैं, वे भी इस विषय को हृदय से स्वीकार किया और मन के अंदर में इस चीज़ को ठाना कि सही मायने में अच्छा लोकतंत्र को बनाने के लिए इन तमाम विषयों पर चर्चा होना चाहिए और जो पहले से जो नियम कानून हमारे पास है उसको और अधिक मजबूत करने का उपाय भी हमें निरंतर ढूंढना चाहिए। सर, आज जैसा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने भी कहा कि जितने भी मुद्दे हैं उनका समाधान विचार विमर्श करके, बातचीत, डायलॉग, डेलिब्रेशन, उससे ही आ सकता है। सर, कुछ मुद्दे हैं जो विधानमंडलों के सामने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो उत्पादकता की, तो अगर हम झारखंड की बात करें, कैसे आप इंश्योर करेंगे कि और प्रोडक्टिव असेंबली सेशंस हो? मैं आपको बता दूं, हम लोग भी कभी कभी इस विषय को सोचते हैं और चिंतित होते हैं कि विधानसभा का उत्पादकता को, प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। और हम समझते हैं कि विधानसभा के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के क्रम में तमाम माननीय सदस्यों का अपेक्षित सहयोग निहायत ज़रूरत है। जिन माननीय सदस्य क्षेत्र से चुनाव जीत करके विधानसभा में या लोकसभा में पहुंचते हैं और विधानसभा और लोकसभा पहुंचने के क्रम में अगर इस विषय को नहीं समझ पाते हैं कि हम कहां पहुंचे हैं और क्या करने से, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा टूल को अपनाने से हम डेमोक्रेटिक सेटअप में अपने लोगों का काम कर सकेंगे, अगर इस चीज़ को वो नहीं समझ पाते हैं तो उस जगह पे दिक्कत उत्पन्न हो जाता है। और मैं समझता हूँ हमारे प्रजातांत्रिक प्रणाली में विधानसभा हो या लोकसभा हो, इन दोनों के अंदर में इस तरह का वेपन्स, इस तरह का टूल्स है कि अगर कोई माननीय सदस्य अगर इसको हैंडल करना अगर जान ले तो हमको लगता है कि दुनिया में या देश के अंदर में किसी भी अन्य संस्था के पास गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं होगा जिससे उनको न्याय मिलने के लिए। बिल्कुल सर, ऐसे में आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर की क्या भूमिका देखते हैं? देखिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का तो भूमिका स्पष्ट रूप से है कि हमारे संविधान में और विधानसभा के अंदर में जो कार्य संचालन नियमावली है, इस नियमावली के तहत तमाम माननीय सदस्यों को, चाहे वह पक्ष का हो, चाहे वो विपक्ष का हो, चाहे वह बड़े दल के माननीय सदस्य हों या छोटे दल के, यानी जिनके दल में सदस्यों की संख्या अत्यंत कम है, इन तमाम लोगों को विचारों को विधानसभा के पटल पर रखने में मदद करने का है। और हम लोग उसी तरह से विधानसभा के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वैसे माननीय सदस्यों को भी हम लोग स्थान देते हैं, तरजीह देते हैं, सम्मान देते हैं, जिसको सही मायने में विधायी व्यवस्था का ज्ञान भी है और विधायी व्यवस्था के वेपन को हैंडल भी करने जानते हैं। बिल्कुल
सर लेकिन एक और बड़ी चिंता जिससे मैं चाहूँगी कि आप उसको किस तरह से देखते हैं, जो अवधि है सेशंस की, अगर वो साल में 30 दिन या 40 दिन से भी कम है, तो किस तरह से जो जनता के सरोकार के मुद्दे हैं वो कैसे उठाए जाएंगे? बिल्कुल, ये भी एक विषमता का कारण बन जाता है कि जिस विधानसभा का स्ट्रेंथ जिस तरह का हो, यानी कहीं 250, कहीं 300, कहीं 100, अगर उसमें माननीय सदस्य बहुत इच्छा लेके आते हैं कि भाई हम फलाना विषय को विधानसभा के पटल पर रखेंगे और विधानसभा के पटल में रखने के क्रम में हमारा इस समस्या का समाधान होगा, और ऐसे परिस्थिति में वे अगर अपने समस्या को रख पाने में असफल होता है तो कहीं ना कहीं विधानसभा के प्रति भी उनके मन के अंदर में निराशा उत्पन्न होता है, और जब वो निराशा से ग्रसित हो जाते हैं तब आपको विधानसभा का जो स्वरूप है उसमें डिफॉर्मिटी देखने को मिलता है। ये भी एक विषय है। इसलिए विधानसभा के स्ट्रेंथ के अनुयायी या विधानसभा के नियम के अनुयायी विधानसभा के माननीय हर चुने हुए जनप्रतिनिधि को पर्याप्त अवसर प्राप्त होना चाहिए अपने विषय को रखने के लिए, अपने विषय के समाधान के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कही आपने। लेकिन एक जो डेकोरम का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, दूसरा मुद्दा है कि वेल में आने पर अगर जो सदस्य हैं उन पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर किस तरह का एक्शन ले। ऐसे में आपको क्या लगता है एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ झारखंड विधानसभा की क्या एक्शन होना चाहिए और अपने आप क्या नियम लागू करेंगे? आज भी इस विषय को उठा था कि छत्तीसगढ़ से माननीय अध्यक्ष महोदय इस विषय को बोल रहे थे कि हमारे विधानसभा के अंदर में एक परिपाटी है। वो परिपाटी यह है कि कोई भी माननीय सदस्य बेल में नहीं आते हैं, बेल में आने के क्रम में उनको निलंबित समझा जाता है। तो हम समझते हैं कि इससे बेल में आने का प्रक्रिया तो निश्चित रूप से रुकेगा, लेकिन जो सदस्यों मान्य सदस्यों के अंदर में जो भावना है, जिस भावना को सदन के अंदर में रखना चाहते हैं और रख नहीं पाते हैं, किसी भी कारणवश हो, किसी भी नियम के कारण हो, तो ऐसे परिस्थिति में उनको थोड़ा स्वतंत्रता देने की आवश्यकता होता है। लेकिन अगर इस स्वतंत्रता का अगर लोग बेजा इस्तेमाल करें, वो हमारे विचार से खराब है। बिल्कुल मिसयूज नहीं होना, मिसयूज इसका नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसा विषय है तो आप आ सकते हैं, आसन को अट्रैक्शन करने के लिए, आसन के समक्ष अपना विषय को रखने के लिए वो उतना हद तक ठीक है। लेकिन इसका अगर आप बेजा इस्तेमाल करिएगा, जो हर बात पर आप बेल में आ जाएंगे, हर बात पर आप जन मुद्दे के जो लोगों का सवाल है या जो लोग अपना विषय को लेकर के आए हैं उन पर व्यवधान उत्पन्न करेंगे, तो ये अच्छा आचरण नहीं है। दूसरी बात और एक है, इसमें एक सदन के अंदर में कई दल का मान्य सदस्य लोग रहते हैं और सारे दल के सदस्य विधानसभा को डिस्टर्ब करने के पक्ष में नहीं होते हैं। कभी कभी एक आध दल के मान्य सदस्य ही विधानसभा को डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हमारे ख्याल से किन्हीं को इस तरह का इजाज़त नहीं होना चाहिए कि एक दल जो चाहे वो करे, यानी सारे दल का जो इच्छा है उसके विपरीत चले, यानी सदन का कार्य को बाधित कर दे और सारे दल के माननीय सदस्य चाहते हुए भी सदन में अपने बातों को नहीं रख सके। यह गलत परिपाटी है। बिल्कुल सर। अच्छा, झारखंड असेंबली की अगर हम बात करें तो क्या नए प्रयोग आपने किए हैं असेंबली में, चाहे वो डिजिटाइजेशन हो या फिर और कोई और नया इनोवेशन? डिजिटलाइजेशन को तो हम लोगों ने भी मान लिया है और डिजिटलाइजेशन के क्रम में हम लोग बहुत आगे भी बढ़ चुके हैं, और इसमें थोड़ा विलम्ब देखने के बाद हम लोगों ने अपना विधानसभा के अंदर से एक यूट्यूब चैनल जिसको JVS TV के नाम से हम लोग लॉन्च किए हैं, और विधानसभा का सारा कार्रवाई हम लोग उसके माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम करता है। आपको सुन करके आश्चर्य भी होंगे और खुशी भी लगेगा कि हमारे झारखंड के अंदर में कई भाषाएं का प्रचलन है। कई भाषा बोली जाती, बोलने के क्रम में, समझने के क्रम में, पढ़ने के क्रम में कई भाषा है। तो मैंने विधानसभा आने के बाद 5 भाषाओं में विधानसभा का जो कार्य है इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए हम उनको ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इससे यह होता है, बहुत सारे वैसे लोग हैं, हम अगर एक भाषा में उनको प्रचारित करने का काम करेंगे तो दूसरे भाषा के लोग
उसके अनभिज्ञ हैं, नहीं समझने में दिक्कत होता है। तो इसको और सरल और सुगम बनाने के लिए हमने झारखंड में बोले जाने वाले 5 लैंग्वेज को चुना है, जिसका जनसंख्या अधिक है, और उस भाषाओं में भी विधानसभा का कार्यक्रम को प्रचारित करने का काम कर रहा है। ये चीज़ ये हुआ। जी। सर, यूथ पार्लियामेंट भी हाँ, मैं आपको बता दूं, स्केल में ऑर्गेनाइज किया आज बहुत सारे विधानसभा में देख रहे हैं यूथ पार्लियामेंट के नाम से चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने तो ये दूसरा बार यूथ पार्लियामेंट को हम लोगों ने किया। और यूथ पार्लियामेंट करने का जो हमारा परिपाटी था, हम समझते हैं कि दूसरे लोगों से अन्य है। हम ये नहीं कहते हैं कि दूसरे लोगों से अच्छा है, हो सकता है उनको हमसे भी अच्छा है, लेकिन हमने जिस कड़ाई के साथ और जिस व्यवस्था के साथ यूथ पार्लियामेंट को किए, वो जो एक्सपेरिमेंट है हमारे लिए और लोगों के लिए भी अच्छा है। हमने शुरू में भी एक बात यूथ पार्लियामेंट करने के क्रम में आपको इस्तेमाल किया कि लर्निंग बाय डूइंग। हमने विधानसभा के अंदर ऐसे विद्यार्थियों को जो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं, उन लोगों को बजाबते एक कड़ा इंटरव्यू के साथ सिलेक्शन करते हैं, और कमोबेश हर यूनिवर्सिटी से 1 या 2 छात्र को वहाँ पर हम लोग सिलेक्शन करते हैं, और सिलेक्शन करने के बाद एक शैडो असेंबली का रूप हम लोग बनाते हैं, पक्ष विपक्ष में बांटते हैं, उसमें ट्रेजरी बेंच बनाते हैं, उसमें सीएम होते हैं, उसमें लीडर अपोजिशन होते हैं, यानी पूरे एक्सपेरिमेंटल सिस्टम से उनको व्यवस्थित करते हैं। उसमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का उत्तर देते हैं विभागीय मंत्री, उसके बाद उसमें आपका प्रस्ताव भी आता है, प्रस्ताव पारित भी होता है, और प्रस्ताव जो हम लोग लेने का काम करते हैं, ये भी एक तरह से लोगों को जागरूक करने का ही काम हम लोग करते हैं। पिछले बार हम लोग पॉल्यूशन के बारे में एक प्रस्ताव को पास करवाया इस शैडो असेंबली में। इस बार जो हम लोगों का प्रस्ताव था, ये इसमें द रोल ऑफ यूथ इन रोड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, जो विषय बहुत ही गंभीर है। आज सारे लोग हम लोग चिंतित हैं, देश भी चिंतित है, दुनिया भी चिंतित है, राज्य भी चिंतित है, पंचायत भी चिंतित है, जो अनावश्यक रूप से लोगों का प्राण सड़क दुर्घटना से और अन्य कारणों से जाता है। तो इसके अंदर में भी एक अवेयरनेस लोगों के बीच में पैदा करना चाहिए। तो उसी विषय को ला करके हम लोगों ने बिल पेश भी करवाया, बिल पारित भी किया, तो उसके विषय में भी एक प्रचार होने का काम हुआ। और मैं समझता हूँ इतना सफल कार्यक्रम हुआ, और लोगों के अंदर में, विशेष करके छात्र बंधुओं के अंदर में इस विषय के प्रति इतना जागरूकता पैदा हुआ कि जितना विद्यार्थी हमारे विधानसभा के अंदर में इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उतना लोगों को हम लोग दे नहीं पाते हैं। ये स्थिति हुआ है। अब हमारा आगे का ये लक्ष्य है, ये तो अभी यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक हम लोगों ने सीमित रखा है। हमारा इच्छा है, अगर समय हमको प्राप्त हो गया, तो हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन में भी, यानी जिस समय विद्यार्थी किशोरावस्था में रहता है, एडोलेसेंस स्टेज में रहता है, जिस समय लोगों को आइडियोलॉजी फॉर्मेशन होता है, उस समय ही उनके दिमाग के अंदर में इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में जानकारी देने के लिए उन लोगों का भी हम करने का इच्छुक हैं। अब कर पाएंगे या नहीं पाएंगे ये बाद की विषय है, हमारा ये व्यक्तिगत इच्छा है। और आज भी हमको लगता है कि आज भी राजस्थान के अंदर में चर्चा के क्रम में इस बात को हो रहा था, और मैं भी इस चीज़ को महसूस किया हूँ कि आप अगर दैनंदिन जीवन में आप अच्छे लोगों के टेबल में अगर बात करते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि बहुत सारा लोगों का इंटरेस्ट इस डेमोक्रेटिक सेटअप पर है। इंटरेस्ट मतलब दूसरा चीज़, दूसरा मतलब इस व्यवस्था कैसे होता है, कैसे प्ले करता है, कैसे रोल होता है, किस तरह से नियम बनते हैं, किस तरह से नियम बनने के बाद गवर्नर हाउस जाते हैं, फिर कानून बनते हैं, फिर उस कानून के दायरे में हम सारे लोगों को आच्छादित होना पड़ता है। इस विषय का जानकारी का घोर अभाव हम देखे हैं, और इवन एजुकेटेड वर्ग के लोगों के अंदर में भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कमी है। हम एक सफल और बृहत्तर लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के कारण ये बात जरूर कह सकते हैं कि इसी व्यवस्था के तहत जब हमारा देश और राज्य चलता है, जिसके द्वारा बनाए गए नियम और कानून हमको पालन करना पड़ता है, तो हर नागरिक का उचित है कि उस नियम कानून बनने का जो परिपाटी है वो कैसे है, उनको जानना चाहिए। अगर उन्होंने इस चीज़ को जान लेंगे
कि नियम कानून इस तरह से फिल्ट्रेट होते 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 कानून के रूप लेता है। हमको लगता है कि आने वाला समय में हम आपको पूर्ण ताकत के साथ कह सकता हूं कि कुछ परसेंटेज के लोग जो होते हैं ये कानून बनने के तरीका देखने के बाद ही कानून का पालन करना प्रारंभ कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये आवश्यकता है। जी। आपको मैं बता दूं, आप देश के अंदर में और एक चीज़ आप देखने को मिल रहा है कि एक व्यवस्था दूसरे व्यवस्था पर हावी होने लगता है। यानी जिनके पास व्यवस्था है उनके अंदर में डेमोक्रेसी हमारे जो संविधान में है, उस संविधान का जो दिया हुआ शक्ति है, जो प्रदत्त शक्ति है, कहाँ तक हमें इजाज़त देती है कौन काम करने के लिए, इससे बियॉन्ड, इससे बाहर आकर के भी काम करने लगते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ कुछ स्टेट में इस तरह का विषय आने लगा और आने के साथ साथ ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। तो मेरा मन में एक विषय आया कि क्यों नहीं हम लोग कोई बड़ा कानून विशेषज्ञ को बुला करके हम लोग इन तमाम विषयों पर चर्चा कराएं। तो पिछले दिन हम विधानसभा के अंदर हमने हमारे देश के जाने माने 10 कानूनविदों को बुलाने का काम किया और हम लोगों के आमंत्रण को स्वीकार करते हो उन तमाम बड़े बड़े कानूनविद लोग हमारे विधानसभा के अंदर पहुँचे और हम लोगों ने एक एजेंडा तैयार किया, द रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर। ओके। हाँ, जी। हाउ टू सेंटर कंट्रोल द स्टेट और स्टेट कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेंटर से, इन तमाम विषय विभिन्न चीज़ में, चाहे ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो, चाहे ये एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट हो, हर एस्पेक्ट में इनसे बात कराने का काम किया। और तमाम मैंने जाने माने वाइस चांसलर ऑफ द लॉ यूनिवर्सिटी सारे लोग अपना विचारों को प्रस्तुत किए। प्रस्तुत करने के क्रम में कुछ कुछ बात इस तरह का आ गए कि हमारे देश के अंदर में ऐसे संस्था, जिस संस्था के विचार के अधीन हम सारे लोग हैं, वो पोस्ट फीस के जैसे एक्ट करना शुरू कर दिया है। ये नहीं होना चाहिए। उनके अंदर में स्वतः स्फूर्त एक विवेक होना चाहिए और वह विवेक प्रजातांत्रिक प्रणाली के तहत होना चाहिए। और विशेष करके आप इस विषय को भी जानते हैं कि जैसे हम लोग स्पीकर्स हैं, तो स्पीकर्स का मतलब न पक्ष का न विपक्ष का, स्पीकर्स है न्याय का। जो न्याय होता है हम लोग उसी के पक्ष में है, न पक्ष में है न विपक्ष में है, किन्हीं का नहीं है। जो न्याय के पक्ष में है उन्हीं के साथ है। ये तो मूल विषय है और हम लोगों को इसी तरह का एक्ट करने की आवश्यकता है। जब हम लोग अपने उत्तरदायित्व से थोड़ा भटक जाते हैं तब ये सब संकट, ये सब विषय सामने आता है। और उसके बाद विधानसभा के अंदर में हम लोगों ने कई काम करने का प्रारंभ किया। अभी प्रारंभिक स्टेज में है, आने वाला समय में हम समझते हैं इसको देखने को मिलेगा। और हम लोगों का दिली इच्छा है कि पूर्ण विधानसभा, जिसमें विधानसभा के अंदर में पक्ष और विपक्ष, चाहे ज़्यादा सदस्यों की दल हो या कम सदस्यों की दल हो, सारे लोगों का फिलॉसफी, सारे लोगों का लॉजिक, सारे लोगों का विचार, सारे लोगों का विधि, सारे लोगों का विधान, सारा चीज़ विधानसभा के अंदर में सांगोपांग रूप से विचार विमर्श होने के बाद क्षण करके एक विषय निकले, जिससे विधानसभा के अंदर आधारित जितने सारे जनता है, जितने तबके के लोग हैं, सारे को न्याय मिल सके। सर, आपने अपने विचार हमसे साझा किए, आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी। बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद आपको भी, आपका पूरा संसद टीवी परिवार को मेरे तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं और धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो इस एडिशन में बस इतना ही। नमस्कार।